साथियों नमस्कार। रेडियो धूम 89.6 में आप सभी का स्वागत है। आज रेडियो धूम के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ उपस्थित है जिन्होंने एक गृहिणियों के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश करती हुई शख्सियत श्रीमती गोपा सान्याल जी। गोपा जी, आपका रेडियो धूम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को रेडियो धूम के जो भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम श्रोताओं को बता दें कि गोपा जी सिर्फ गृहिणी या बल्कि एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, बहुआयामी प्रतिभा की वो मालिक हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट की तरह के तौर पर काम किया है और एक वो उपशास्त्री, शास्त्री और लोक गायिका हैं, फिल्म निर्माता हैं और भी बहुत कुछ हम जानेंगे उनकी ज़ुबानी आज के इस एपिसोड में। गोपा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रायगढ़ की बेटी हैं, आपका जन्म रायगढ़ में हुआ है और रायगढ़ से ही आपने शिक्षा प्राप्त की है, तो उस विषय में हमें कुछ बताएं। किस तरह से आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, किस विषय पर आपने शिक्षा ली? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि रायगढ़ के सभी जो लोग हैं उन सबका बहुत बहुत प्यार मुझे मिला और मेरा बचपन यहीं गुजरा। और स्कूली शिक्षा से लेकर जो मेरी कॉलेज तक की जो पढ़ाई हुई रायगढ़ में ही हुई। कार्मेल स्कूल से मैंने स्कूली शिक्षा ग्रहण की। डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। मेरा बायो सब्जेक्ट था पहले। जी। उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी साहित्य में मैंने एमए किया और यहीं से मेरी शादी हुई। और इसके साथ ही साथ मैंने यही जो मेरे गुरु रहे ठाकुर वेदमणि सिंह जी, ठाकुर मनहर सिंह जी, इनसे मैंने जो शुरुआती दौर की जो तालीम है उसे संगीत की वो मैंने लिया। और इस तरह से संगीत के साथ साथ शिक्षा ये सब चलती रही। यानी कि आपकी विद्यालयीन और महाविद्यालयीन शिक्षा के साथ साथ आपने संगीत की शिक्षा भी ली। जी। और रायगढ़ से रायपुर तक का सफ़र कैसा रहा? जी। और कैसे आप रायपुर पहुंची और आज जिस मुकाम पर हैं, क्या वो सफ़र रायपुर से ही जुड़ा है? इस बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, वैसे तो मेरी शादी रायगढ़ में ही हुई है, तो आप ये कह सकती हैं कि रायगढ़ की बेटी ही नहीं, रायगढ़ की बहू भी हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ से जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जबलपुर उनकी पोस्टिंग थी, तो जबलपुर में मुझे कुछ साल रहना मेरा हुआ। और उसके बाद सन 1999 में मेरा रायपुर आना हुआ। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बनने की जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनने की जो तैयारी चल रही थी, उस सिलसिले में फिर हम छत्तीसगढ़ आ गए। और रायपुर इसलिए आना पड़ा क्योंकि रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय था। जी। बाद में अभी जो एनआईटी में तब्दील हो गया है। मेरे हस्बैंड वहीं प्रोफेसर हैं। जी। तो इस तरह रायपुर आना हुआ और रायपुर में अभी मैं वहीं सेटल्ड हूँ। गोपा जी, आप वर्तमान में दूरदर्शन रायपुर में एक न्यूज़ रीडर की तरह पदस्थ हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि आपका जन्म रायगढ़ में हुआ, आपका विवाह कहीं और, फिर उसके बाद आप रायपुर आई और रायपुर से आप एक गृहिणी के तौर पर आपने अपने जीवन की शुरुआत की और गृहिणी होते हुए फिर आपने एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म की तरफ रुख किया। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी। मेरी शुरुआत सही मायने में अगर देखा जाए तो बिल्कुल किचन से मैं आज स्टूडियो तक पहुंची हूँ और स्क्रीन तक पहुंची हूँ, कह सकती हैं। बिल्कुल आम जो गृहिणी होती है, जी। जो अपनी दैनिक जो उसकी दिनचर्या होती है, घर में खाना बनाना, बच्चों को होमवर्क कराना, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना, तो इस तरह से मेरी जो शुरुआत हुई। लेकिन कुछ करने का जुनून शुरू से था मुझे। और वहाँ मेरी एंट्री एक इस तरह से हुई कि पता चला मुझे कि यहाँ प्रोग्राम एंकर्स की जगह है दूरदर्शन में। तो मैंने सोचा कि एक नया चीज़ है, करना चाहिए, देखना चाहिए। और मैंने उस दिशा में कुछ प्रयास किया और संयोगवश मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में एंकर के रूप में दूरदर्शन में आई और सन 2000 में। और 2 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद जब प्रादेशिक समाचार एकांश बना छत्तीसगढ़ बनने के बाद, तो वहाँ पे फिर न्यूज़ रीडर्स की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने उधर ट्राई किया क्योंकि न्यूज़ रीडर का जो काम है वो मुझे बहुत प्रभावित करता था। जी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये काम मुझे करना चाहिए। जी। तो मैंने उस दिशा में प्रयास किया और पढ़ाई-लिखाई में शुरू से ठीक-ठाक रही। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यूज़ हुए, रिटन टेस्ट हुए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। और करीब
और करीब 2-3 साल के बाद मेरा सिलेक्शन सब एडिटर के रूप में हो गया जब मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी की। तो ये जो पढ़ाई का सफ़र है इसको रायगढ़ से शुरू हुआ और फिर आपने रायपुर में जाकर फिर से पढ़ाई की। तो ये जो गैप है बीच का, जी। क्या इस बीच परीक्षा और शिक्षा से एक तारतम्य होता है ना, टूट जाता है। हुँ। तो क्या किसी तरीके की कोई कठिनाई हुई इतने वर्षों बाद आपने पुनः शिक्षा की ओर रुख किया तो? बहुत कठिन होता है जब किसी भी चीज़ में ब्रेक लगता है बिल्कुल, और उसे शुरुआत करने में बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष होता है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ शादी के 13 साल के बाद मैंने गृहिणी के रूप में चलने के बाद फिर अचानक एक प्रोफ़ेशनल लाइन में जी। आप आते हैं। हुँ, तो मैंने जब शुरुआत की थी तो उस समय इतनी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको प्रोफ़ेशनल डिग्री चाहिए जी। या वैसी कोई कुशलता चाहिए। तो मैंने उस समय तो जॉइन किया हुँ, और ये भी एक बहुत सुखद संयोग रहा कि मैं रेडियो में आकाशवाणी रायपुर में जी। मैं म्यूज़िक के ऑडिशन के लिए गई थी। अरे वाह! तो मुझे पता चला कि ऑडिशन होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये पता चला कि वहाँ भी प्रादेशिक समाचार एकांश खुल गया है अच्छा, और वहाँ पे भी न्यूज़ रीडर की ज़रूरत है। ज़रूरत तो मैंने है। वहाँ भी परीक्षाएँ दी और मेरा हो गया। तो एक ही साथ मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों जगह एक न्यूज़ प्रेज़ेंटर के रूप में काम करने लगी। इस दौरान क्या हुआ कि मेरे पतिदेव ने ये कहा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें अगर हम बाकायदा हम अगर कोई पढ़ाई लेते हैं, कोई शिक्षा लेते हैं, हुँ, तो वो हमारे प्रोफ़ेशन में एक निखार लाता है। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने उनकी बात को मानते हुए मैंने फिर जनसंचार और पत्रकारिता में रविशंकर विश्वविद्यालय से मैंने बैचलर्स किया अरे वाह! और पढ़ाई के साथ-साथ घर भी देखना होता था, बहुत हुँ, बड़ा चैलेंज था और सिर्फ़ मैं ही पढ़ाई नहीं कर रही थी, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे बच्चे थे, भी पढ़ रहे थे, उन्हें बिल्कुल। भी होमवर्क कराना पड़ता था। हाँ, फिर चूँकि 2 जगह नौकरी करना बिल्कुल, भले ही वो कैजुअल हो लेकिन समय तो देना होता है। बिल्कुल, हाँ। तो दोनों जगह नौकरी करते हुए फिर खुद की पढ़ाई। तो इस तरह पढ़ाई करती रही लेकिन बड़ा मतलब मुझे खुद भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरा सिलेक्शन बिल्कुल टॉप पे हुआ और मैंने सबसे ऊपर जगह बनाई विश्वविद्यालय में और मुझे गोल्ड मेडल मिले 3 वाह! और तो मुझे बड़ा इससे मेरा हौसला बढ़ा। हौसला बढ़ा, बिल्कुल। एक गृहिणी होते हुए फिर इतने साल का गैप होने के बाद आपने पुनः प्रशिक्षण और शिक्षा लेना शुरू हुँ, किया हुँ। और उसपे गोल्ड मेडल मिल जाना, जी। तो ये कहीं न कहीं आपकी मेहनत, कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा ही है। बहुत मेहनत लगी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद पढ़ाई करना मुश्किल होता है और तब और मुश्किल होता है जब आपको रेगुलर कॉलेज जाना होता है बिल्कुल। तो क्योंकि आपने ये रेगुलर कॉलेज बिल्कुल, आपने बिल्कुल। मतलब बड़ा कठिन काम है गृहिणी होते हुए और माँ होते हुए, बच्चे हैं घर पे, परिवार सँभालना है, फिर कॉलेज जाना है वो भी रेगुलर हर दिन कई बैचेस लगती बिल्कुल, हैं, कई पीरियड लगते हैं सारे बिल्कुल। बहुत कठिन काम है ये। जी, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि महिलाओं के लिए एक उदाहरण आपने पेश किया है, ख़ास तौर पर उन महिलाओं महिलाओं के लिए जो घर पर हैं, कुछ करना चाहती हैं, मन में कुछ है कर गुज़रने की का विचार पर कुछ कर नहीं पा रही, तो आप उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह सभी महिलाओं के लिए हैं। मेरा गोपा ऐसा जी मानना है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। बिल्कुल, आप जब भी अपने जीवन को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, उसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा निर्णय ना लें, ज़्यादा सोचिए मत। बिल्कुल, आप ये सोचिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। बिल्कुल, रास्ता अपने आप बनने लगता है लेकिन अ, आपकी एक बात मुझे अभी मेरे दिमाग में चल रही है, आपने कहा था कि जब आप रायगढ़ में थीं, हुँ, हुँ। तो वहाँ आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। जी, उसके बाद इतने वर्षों का गैप, उसके बाद आप जर्नलिज़्म की तरफ गईं और अब वर्तमान में आप संगीत की प्रस्तुतियाँ दे रही हैं मंच पर और जी। फिर से आपके जीवन में संगीत आ गया है। तो ये जो गैप है इतने गैप के बाद पुनः संगीत की तरफ मुड़ना, ये कैसा रहा ये सफ़र? ये भी बड़ा रोमांचक कह सकती हैं आप बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से मैंने जो पढ़ाई का जो मेरा दौर था वो 13 साल का जो ब्रेक लगा था मैंने फिर जर्नलिज्म की पढ़ाई की लेकिन जब जर्नलिज्म की पढ़ाई और फिर दूरदर्शन आकाशवाणी के साथ काम करना क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती और जवाबदारी का बिल्कुल, विषय है ये क्योंकि आप जब सरकारी मीडिया में काम करते हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है हुँ, आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है तो म्यूजिक कहीं ना कहीं से गुम हो गया था जी, लेकिन फिर से मैंने ये सोचा कि किसी भी चीज़ को जो हमारे पास है, उसे यूँ ही गुम नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों ना उसे प्रयास किया जाए और ये मतलब मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ और भाग्यशाली हूँ कि पिछले 4 साल पहले मुझे मेरे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जी, पंडित परितोष पोहनकर जी जो कि इंदौर के रानी घराने के माएस्ट्रो माने जाते हैं। जी,
तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एज कोई फैक्टर नहीं है और तुमने पहले से ही सीखा है, क्यों ना इसकी फिर से शुरुआत करो। तो मैंने उस समय लगभग आप कह सकती हैं 22 साल के बाद, 22 साल 22 साल एक बहुत लंबा अरसा, बहुत लंबा अरसा और सही। 2 दशक के बाद मैंने फिर से जिन चीज़ों को मैं भूल चुकी थी, जिन डायरियों को मैं कभी अलमारी में यूं ही छोड़ के रख दिया करती थी, फिर से मैंने उन डायरियों को निकाला, जी, उन रागों पर मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया। फिर गुरुजी से मैंने सीखना, तालीम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मुझे संवारते संवारते आज इस मुकाम तक उन्होंने मुझे लाया कि मैं उनके साथ बैठ के एक वोकल सपोर्ट दे पा रही हूँ। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, जी, बहुत आशीर्वाद है, उनका बहुत प्रयास है, और मैं तो मेहनत कर रही हूँ। बिल्कुल। और कहते हैं ना, गुरु बिन नहीं आए ज्ञान। बिल्कुल। तो गुरु बिना तो ज्ञान सचमुच, और खासतौर पे जब संगीत की बात होती है तो गोपाल जी, आपने शास्त्रीय गायन सीखा है, जी आप उपशास्त्रीय गायन भी गाती जी हैं, और लोक संगीत में भी आपकी रुचि जी है। जी और हाल ही में हमने आपका एक लोक संगीत सुना, जी कुछ छत्तीसगढ़ी मुहावरों पर, वो लोकोक्ति और मुहावरों पर जी आधारित जी वो जी। एक गीत है। उस विषय में हमें कुछ बताएं, किस तरीके से वो गीत लॉन्च हुआ, किसने लिखा, जी जी और कैसे उस दिशा में आपने सोचा। जी जी। ये भी बहुत रोचक प्रसंग है। हमारे गुरु हैं ठाकुर मनहरन सिंह जी, और उन्होंने एक रचना की थी, जी, और वो जो रचना थी उसमें उन्होंने, मैंने आज से आप समझ सकती हैं कि 30-35 साल पहले जी, उन्होंने इस गीत को बनाया था। उस गीत का मेन जो थीम था कि जितने भी छत्तीसगढ़ी जो खाना होते हैं, मतलब मुहावरे या मुहावरे, कहावत, जी, उन्होंने एक शब्दों के रूप में, एक काव्यात्मक रूप से उसे पिरोकर जी, एक रचना बनाई। और यूं ही एक दिन मैंने उनकी डायरी देखते देखते कि गुरुजी आप क्या सिखाएंगे, अंकल आप क्या सिखाएंगे, इस तरह से मैंने ये देखा कि बहुत ही सुंदर रचना उन्होंने की है। पता नहीं उन्होंने अभी तक क्यों इसे कंपोज नहीं किया। और चूंकि अब धीरे धीरे समझ बढ़ रही है, जो जी, कहते हैं ना, हाँ, उम्र के साथ साथ समझ बढ़ती है, बिल्कुल। तो मैंने देखा ये तो अनमोल चीज है। हम्म, हमारी हाना की जो एक एक बहुत बड़े एक विधा है, और हमारी छत्तीसगढ़ की एक समृद्धशाली एक विधा है। विधा है, सही। मतलब हाना का उपयोग कब करते थे, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हुआ करते थे, जी, वो हाना को एक समाज को एक मैसेज देने के लिए, एक व्यंग्यात्मक तरीके से, कि जी, आप मजाक मजाक में आपको एक शिक्षा दे जाते थे। जी, तो हाँ, ऐसी सब चीजों को देने की बात होती है समाज को। तो मैंने देखा, मैंने उनको आग्रह किया कि अंकल हमें चाहिए ये चीज़, हाँ, हाँ, और हमें करना चाहिए इसे। तो उन्होंने एक रफ प्रारूप बताया था। बाद में मैंने उसे म्यूज़िक को उसमें खूब अच्छे से उसमें म्यूज़िक अरेंज करके उस गाना गीत को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की, और उसका वीडियो एल्बम लॉन्च हुआ जी, इसी साल मार्च के महीने में, होली के दौरान। और बहुत अच्छा बन पड़ा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। स्वागत है मैम आपका, हम कुछ पंक्तियां जरूर सुनना चाहेंगे उस गीत की। ज़रूर ज़रूर। सननन सननन भैया सननन, सननन सननन भैया सननन, सनन सननन भैया सननन, सननन सननन भैया सननन। जेला का है पहले हाना तेला, मैं बना के गाना गावो गननन, सननन सननन भैया सननन, सननन सननन भैया सननन। हप्पी पथराला डहर के पोरे सीला, अपन घर के भैया घननन, सननन सननन भैया सननन। वाह, बिल्कुल। मतलब रिदम में एकदम बिल्कुल मन तक चली गई आपकी आवाज़। और खाना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है, जी उसे इस तरीके से गायकी में पिरोना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। जी गोपाल जी, बहुत अच्छा आपने गाया। संगीत की अगर हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत पे भी आप अभी आप परफॉर्मेंस देती हैं, उपशास्त्रीय संगीत पे भी देती हैं। दोनों में कैसे अंतर कर पाती हैं? क्या दोनों, किस में एफर्ट ज़्यादा लगता है? किसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती है गाने में? देखिए, ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत जो है आ, वो तो ऐसा है कि बेसिक है हमारा। आप कोई भी गाना, चाहे सिंपल गाना हो, तो अगर आप शास्त्रीय संगीत की अगर बुनियाद पर वो आप टिके हुए हो, तो आप कोई भी गाना बहुत अच्छे से गा सकते हैं। और रही बात कठिन या सरल की, तो उसे प्रयास से सुगम बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर आप क्लासिकल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोक संगीत भी गा सकते हैं अच्छे से, सुगम संगीत भी गा सकते हैं।
बस ये है कि एफर्ट शास्त्रीय संगीत में है, क्योंकि वो एक गहरी साधना का विषय है बिल्कुल, हाँ। और उसे आप बहुत इजीली फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो आपको रेगुलर रियाज करना है, रेगुलर गाना है। अगर आप उसको साध लेते हो तो बोलते हैं ना कि एक साधे सब सध है। सब सद है, हाँ। तो अगर आप शास्त्रीय संगीत को साध लेते हो तो आप लोक संगीत को भी साध सकते हो, सुगम संगीत को भी साध सकते हो। बिल्कुल, हाँ, तो हाँ। ये एक बात है। संगीत में आपके कुछ एल्बम्स भी आए थे। जी। तो उस एल्बम के जर्नी के बारे में हमें बताएँ। कैसे आपको विचार आया कि मुझे एल्बम की तरफ भी काम करना चाहिए? और वो जो गीतों का कलेक्शन है, वो कैसे आपने किया? उस पर कैसे काम किया? जी, मैं पिछले 5 सालों से जब से मैंने सीखना चालू किया, तो ये कह सकती हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा सीखने के बाद। तो हर गायक की इच्छा होती है कि बिल्कुल। वो मंचीय प्रदर्शन भी करे और अपने कुछ एल्बम्स भी लाए अपने श्रोताओं के लिए। बिल्कुल। तो शुरुआत जो मैंने की अपने गुरुजी के सानिध्य में की, उसमें एक बहुत अच्छा क्लासिकल फ्यूजन मैंने गुरुजी के कंपोजिशन से मैंने लाने की कोशिश की। उसका नाम है मोरा सैयां। मोरा सिंह, जी। जिसका फिल्मांकन जो है वो राजा महाराजा चक्रधर जी के जो महल में किया गया अच्छा। और 4 साल पहले उसे हमने लॉन्च किया। और उसका जो विमोचन हुआ पोस्टर का वो राज परिवार के सदस्यों ने किया, ये मेरा अहोभाग्य है। इसके बाद मैं आज पिया नहीं आए, अच्छा। इस एल्बम को मैंने, ये भी क्लासिकल फ्यूजन था, जी। राग दरबारी पर आधारित था। फ्यूजन इसलिए किया कि लोगों को प्योर शास्त्रीय संगीत जल्द समझ में नहीं आता है। जी, हाँ। तो शास्त्रीय संगीत की एक जानकारी भी हो जाती है। दूसरा एक मधुरता भी बनी रहती है, एक जी। शुद्धता भी बनी रहती है। शुद्धता बनी रहती तो सही। क्लासिकल फ्यूजन लाने का ये विचार था। एक और प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये भी मैंने अपने गुरुजी के साथ लाने की कोशिश की और उसे भी बहुत पसंद किया हमारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने। नेक्स्ट ईयर मैंने एक छत्तीसगढ़ी जसगीत लाने की कोशिश की। जसगीत आप नहीं कह सकते, मतलब उसे कह सकते हैं गरबा। अच्छा। आपने देखा होगा कि आजकल नवरात्रि में गरबे की धूम रहती है बिल्कुल, हाँ। और लोग जो हैं बॉलीवुड के जो गरबा सॉन्ग्स हैं उस पे थिरकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मेरे गरबा भी एक जी, मतलब लोकगीत ही है गुजरात का। हाँ, गुजरात का है। हाँ, हाँ। तो अब हालाँकि सबका एक जो स्वरूप है, अलग है। थोड़ा बिगड़ता भी जा रहा हाँ, है। बिल्कुल। मतलब उसमें वो शुद्धता नहीं रह रही है, थोड़ा-सा फूहड़ता, थोड़ी अश्लीलता आ गई है। बिल्कुल। तो चीज़ों की गरिमा बनी रहे और हमारे छत्तीसगढ़ी भाई-बहन जो हैं, वो छत्तीसगढ़ी गरबा पे नृत्य कर सकें, नृत्य उन्हें करें, एन्जॉय हाँ। कर सकें। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ी में गरबा लाने की कोशिश की। तो उसपे एक मेरा गरबा सॉन्ग आप सुन सकते हैं, गीत ला बलावो माँ। और दूसरा मैंने बुंदेलखंडी, चूँकि मैं जबलपुर में रही हूँ, तो बुंदेलखंडी बिल्कुल। फ़ोक म्यूज़िक भी हाँ, मैंने हाँ। सीखा है। तो उसमें भी एक मैया बाजत मंजीरा ढोल, ये एक एल्बम मैंने लाया। और पिछले साल मैंने पांगला फ्यूजन किया, जो महिषासुर मर्दिनी, अच्छा। उस पर मैंने 2 एल्बम लाए। जी, उसमें संस्कृत के जो श्लोक हैं, जी। अर्गला सोत, देवी हुँ, सूक्तम हुँ, हुँ। और महिषासुर मर्दिनी, मर्दिनी, उसमें हाँ। आगमनी सॉन्ग। तो इन सबको थोड़े-थोड़े टुकड़े में लेते हुए हुँ। आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। गोपाल सान्याल प्रोडक्शंस मेरा अच्छा। यूट्यूब चैनल है। हाँ। इतने सारे गीत आपने बनाए हैं गोपा जी, और क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और बुंदेलखंडी जो है वो हमारी भी भाषा रही है, और तो जी, ये मेरी एक निजी निजी फरमाइश है, मान के जी। चलिए कि मेरे लिए आप वो कुछ पंक्तियां गुनगुना दें, और बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। श्रोता भी ज़रूर उसे एंजॉय करेंगे। जी, जी। हो मैया बाजत मंजीरा ढोल, हो मैया तोरे आंगना, हो मैया बाजत मंजीरा ढोल, हो मैया तोरे आंगना, तोरे अंगना हो मैया, तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया, तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया, तोरे अंगना, हो मैया बाजत मंजीरा ढोल, हो मैया तोरे अंगना। वाह गोपा जी, इतनी सुरीली आपकी आवाज़ है, और हमने एल्बम में आपको अभिनय करते हुए भी देखा है। जी, तो इसके लिए तो कुछ प्रश्न बनते ही हैं गोपा जी, क्योंकि आप गाना भी गाती हैं और आप स्वयं अभिनय भी करती हैं अपने जी। एल्बम में। तो अभिनय किस तरीके से आपने शुरू किया, और वहाँ तक कैसे सोच आपकी गई, कैसे विचार आया कि मुझे अभिनय भी करना चाहिए? मैंने एक्चुअली फ़िल्म पर काफ़ी सारा कोर्स किया। अच्छा। रायपुर में मैंने ड्रामा एप्रिसिएशन कोर्स किया, फ़िल्म मेकिंग कोर्स किया,
फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया, फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। अच्छा। तो इन सब के दौरान हमें प्रोजेक्ट मिलता था कि बिल्कुल। आपको या तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, किसी को हुँ, एक्टिंग में, किसी को एडिटिंग में, किसी को कैमरे पर काम करना हुँ, अच्छा हुँ। लगता है। तो मुझे डायरेक्शन का इंटरेस्ट था और एक्टिंग का। तो मैंने सोचा कि अब खुद एक बना के देखना चाहिए, बिल्कुल, हाँ। और मैंने एक फ़िल्म बनाई जिसमें गर्ल चाइल्ड अच्छा, के ऊपर था, सेव गर्ल चाइल्ड पे। और संयोगवश वो जो फ़िल्म है वो बहुत पसंद की गई, और उस फ़िल्म को जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में, पिंक सिटी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में, रायपुर फ़िल्म फेस्टिवल में, और दूरदर्शन ने भी उसे दिखाया। अच्छा। उसमें मैंने एक माँ का रोल किया है, जी। और जिसमें माँ जो है वो अपने गर्भस्थ शिशु, कन्या शिशु, हुँ, हुँ। उसके साथ वार्तालाप करती है। तो अच्छा। उसका बड़ा मार्मिक उसमें चित्रण किया है, हुँ, और बड़ा सेंसिटिव फ़िल्म है, सेंसिटिव इश्यू पे बना हुआ है, और वो कहीं न कहीं से ये प्रेरणा देती है कि माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, बराबर है। और बेटी को भी इस दुनिया में आने का हक है, बेटियों को मत मारो। बिल्कुल। तो इस मैसेज को देने की कोशिश की, और लोगों ने बहुत पसंद किया, और इसके बाद मुझे मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैंने सोचा कि अगली फ़िल्म बनाते हैं। तो अगली फ़िल्म मैंने बनाई, जो आज की एक बहुत सामाजिक समस्या के रूप में सामने आ रही है, कि एक लड़की बाहर जाती है, हुँ, बड़े शहर मेट्रो सिटी में जाती है, जी। जहाँ पे रहने की जो एकोमोडेशन के लिए हुँ, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। घर की बिल्कुल। एक बहुत बड़ी समस्या होती है। समस्या है, अगर मुंबई बिल्कुल। जैसे हुँ, मेट्रो में अगर जाते हैं तो रहने की एक बड़ी समस्या होती जी। है। तो एक लड़की किस तरह से एक ट्रैप में फँसती है, हुँ, हुँ। उसके नीड बेस्ड रिलेशनशिप बनते हैं, लिविंग जो जी, जी। रिलेशनशिप जो जी, है, हाँ। तो इसके ऊपर बेस करके मैंने एक फ़िल्म बनाई। उसमें मेरा डायरेक्शन था, मैंने ही एक्टिंग की है। साथ में कुछ और भी मेरे जो सह अभिनेता अभिनेत्री रहे हैं, जी। और ये जो फ़िल्म है ये भी एक सामाजिक जो इस हम इसे ये नहीं कह सकते कि अब आज के समाज में जो चल रहा है, जी, जिस प्रकार की ट्रेंड्स हम देख रहे हैं जी, हाँ। कि किस तरह से लोग ट्रैप में फँसते हैं। लेकिन उसके उस फ़िल्म में एक वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज छुपा हुआ है जी, अंत में, जिसमें एक लड़की को ये मैसेज जाता है कि आप किसी भी गलत चीज़ के आगे झुको मत, जी। आगे बढ़ो हुँ, अपने रास्ते पे। तो ये फ़िल्म जो है, इस फ़िल्म को भी अवार्ड कैटेगरी में रखा गया था जयपुर जी। इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में, वाह! हुँ, और कई फ़िल्म फेस्टिवल में उसे दिखाई गई। तो इस तरह से, और अभिनय की बात जो है आप कर रही थी कि तो अंदर से हर इंसान एक अभिनेता होता है। हम जी, बिल्कुल। अपने हर दिन अलग-अलग भूमिकाओं में अपना पार्ट अदा करते अदा रहते हैं। करते हैं, हाँ। तो अदायगी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बिल्कुल, बन गया हाँ। है। तो उसी को सिर्फ़ पर्दे में उतारने की बात है। तो जो एल्बम्स होते हैं उसमें भी मैं कोई कोरियोग्राफ़र कभी नहीं लेती, अच्छा। और जो भी मेरी एक्टिंग है वो इंस्टेंटली होती है, और वही कैमरे में कैद होती है। मतलब बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से आप बिल्कुल, कैमरे के सामने आते हैं, कोई भी चीज़ें आर्टिफ़िशियल नहीं है या नहीं, बहुत हम नहीं कह सकते कि बहुत प्लान्ड तरीके से बिल्कुल नहीं, हाँ, बहुत नेचुरल मतलब एकदम। कैमरे के सामने आती है, वाह! गोपा जी एक फ़िल्म आपकी आई थी भ्रम जी, उसके विषय में हमें कुछ बताएँ? जी, जी। यही वो फ़िल्म है जिसके बारे में बताई थी। इसका एक हिंदी टैगलाइन्स छोटा-सा उसमें जोड़ा है, लिविंग इल्यूज़न। लिविंग इल्यूशन लिविंग बिल्कुल, हाँ, हाँ, इल्यूज़न हाँ, हाँ। वही है भ्रम, जी, कि जी। एक भ्रम में किस तरह लड़की पड़ती है। जी, ये वही फ़िल्म है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही थी। महिला हाँ, सशक्तिकरण का महिला संदेश देते हुए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो देखिएगा ज़रूर इस फ़िल्म बिल्कुल, को। बिल्कुल। मैंने देखी है और इसीलिए वो मुझे कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई वही समझ में आती हैं कि वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है करियर बनाने के लिए एक मजबूरी भी हो जाती है हुँ, क्योंकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बिल्कुल, है और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या किसी छोटे शहर में रहते हैं तो उन्हें कोई बड़ी पढ़ाई करने के लिए, कोई बड़ा कोर्स करने के लिए अपनी जगह से, अपने घर से, हुँ, जहाँ पर वो सेफ रहती है अपने हुँ, मम्मी-पापा के साथ, अपनी हुँ, हुँ, फैमिली के साथ, उन्हें बाहर जाना पड़ता है और वहाँ किस तरीके से वो संघर्ष करती है, बिल्कुल, उसकी एक कहानी है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा इसे। जी। गोपा जी आपने मैंने तो अभिनेता की और अभिनेत्री की बात की थी, आपने फ़िल्म निर्माण की भी बात करी। जी, तो फ़िल्म निर्माण और अभिनय हुँ, हुँ, दोनों को कैसे संतुलित सामंजस्य कैसे बिठाती हैं दोनों में? क्योंकि दोनों एक अलग काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत चुनौतीपूर्ण काम है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपको फ़िल्म बनाना है, तब आपको ये सोचना है कि इस फ़िल्म में बजट कितनी होगी, कौन अभिनेता होगा, लोकेशन क्या होगा, आपके अपने चूँकि मेरे ही खुद के प्रोडक्शन में बनता है तो मुझे ये चीज़ तय करनी होगी कि इसका
कहाँ शूट होना है, किस तरह से इसे मैनेज करना है, जी ये एक चुनौती। और जब आप बनाते-बनाते आपको खुद भी स्क्रीन पे आना होता है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। सही है। और उससे भी बड़ी चुनौती तब होती है जब आप फ़िल्म का डायरेक्शन भी कर रहे होते हैं। सही है। जब आप डायरेक्शन कर रहे हैं तो आपको अभिनय करवाना है। दूसरों से भी अभिनय कराना है, खुद करवाना भी है, करना है। हाँ, और खुद भी करना है। तो खुद करना कोई चीज़ आसान होती है एज़ कम्पेयर टू कि हमें करवाना है। हुँ। बिल्कुल, और ये चुनौती भरा काम आप कर रही हैं। मतलब जो मैंने शुरू में कहा था वर्सेटाइल गृहिणी और फिर गायिका, लोक गायिका और शास्त्रीय संगीत का गायन। जर्नलिज़्म अपने आप में इतना बड़ा काम है, वो भी बिल्कुल। सँभालते हुए और आप फ़िल्म निर्माण की तरफ भी हैं। एक और हुनर हमें पता चला और उसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी हालाँकि फ़िल्म से जुड़ी हुई वो चीज़ है, जी, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी में भी अलग-अलग जॉनर होते हैं, जी। अलग-अलग प्रकार की फ़ोटोग्राफ़ी होती है। हमने सुना आपका जॉनर अलग है कुछ, क्योंकि फ़िल्म का जो शूट है वो जी, एक अलग पार्ट होता है। बिल्कुल। तो फ़ोटोग्राफ़ी में आप कैसे गईं? कहाँ से मोटिवेशन मिला और जी, किस तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी आपको पसंद है? जी। सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय कह सकती हैं कि अपने पतिदेव सुभाषिस सान्याल जी को देना चाहती हूँ। जी। अ, कहते हैं कि किसी से अगर दुश्मनी निभानी हो, तो उसे कैमरा पकड़ा दो, और मेरे पतिदेव ने ये दुश्मनी निभाई है। उन्हें एक्चुअली वो खुद बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि फ़ोटोग्राफ़ी के सिलसिले में उन्हें भी बाहर जाना पड़ता है इधर-उधर, तो साथ में अगर वाइफ़ भी अगर साथ-साथ देगी, हाँ। मतलब कदम पे से कदम मिला के चलेगी, तो काम उनका आसान हो जाएगा। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हाँ, हैं, हाँ, उनकी हाँ। जो पत्नियाँ होती हैं, वो हाँ, उन्हें जाने नहीं देती कि अरे यार, जंगल काहे को जा रहे हो? जंगल जा रहे हो और हर थोड़े दिन में आपको बाहर का टूर होता है, बिल्कुल, फैमिली छोड़ के आप बाहर चले जाते हो। फिर एकदम। कई बार तो गृहिणियों का ऐसा मन भी हमारा होता है, नहीं ये घूमने जा रहे हैं, अपना काम करने तो हाँ, नहीं जा रहे बिल्कुल। होंगे। तो तो बहुत स्मार्टली उन्होंने बहुत हैंडल स्मार्टली, किया। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कैमरा पकड़ाया, और घर में कई तरह के कैमरे उपलब्ध अभी मौजूद हैं। जैसे कॉम्पैक्ट कैमरा है, डीएसएलआर है। जी, तो शुरुआत तो मैंने मतलब छोटे कैमरे से की, अब मैं डीएसएलआर पे कर रही हूँ। और सबसे जो बड़ी बात है कि कोई भी आर्ट आपको बड़ा सुकून देता है, और जब आप कोई अच्छा क्रिएट करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी को जब आप देखते हो, जब आप कोई चीज़ को किसी चीज़ की रचना करते हो, जी, चाहे वो कविता हो, कोई लेखन हो या फ़ोटोग्राफ़ी हो, तो आपको एक सुख मिलता है, बिल्कुल। सृजन का सुख। जी, तो वो मिलने लगा मुझे, और धीरे-धीरे ना, क्या है, आप ये खोजते हो कि मेरे हाथ में कैमरा है, मैं किसकी फ़ोटो खींचूँ? सबसे पहले तो आप घरवालों की खींचते हैं, हाँ, उसके बाद आप आजू-बाजू देखते हैं, और क्या होता है कि फिर आप धीरे से बाहर निकलते हो, घर से बाहर, तो आप प्रकृति को देखते हो, तो बिल्कुल, कहीं न कहीं से आप प्रकृति से आपका जुड़ाव हो जाता है। बिल्कुल, प्रकृति की हर छोटी चीज़ को जो आप पहले नहीं ज़्यादा ध्यान देते रहे, या आपने कभी उस पर गौर नहीं किया, हुँ। आपको हर चीज़ में एक विशिष्टता नज़र आने लगती है। मतलब एक निरीक्षण जैसा एक बिल्कुल, एटीट्यूड डेवलप हो हाँ। जाता है। क्योंकि एक ऑब्ज़र्वेशन बहुत बढ़ हुँ, जाता है हुँ, आपका। हुँ। जैसे मान लो हम एक फूल को देख रहे हैं, या एक भँवरे को देख रहे हैं, या कोई बटरफ्लाई को देख रहे हैं, हुँ, तो सबसे पहले तो उसकी सुंदरता आपको लुभाएगी। हाँ। आप कैमरे से उसका करोगे। उसके बाद आपकी इच्छा होगी, ये क्या बटरफ्लाई है? हुँ, इसका नाम क्या है? ये कहाँ पे पाई जाती है? इस तरह की चीज़। जी, तो आप उस पे ध्यान देने लगते हो। आप धीरे-धीरे प्रकृति से जुड़ने लगते हो, तो आपको ये बिल्कुल, महसूस होने लगता है कि प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें हैं, जिनके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। और आपकी तरह जैसे एक इंसान जो है, इसमें आप बहुत एक फ़िलॉसफ़ी, एक थॉट आपका डेवलप हो जाता है कि हम सभी प्रकृति में सह-अस्तित्व के साथ किस तरह जी रहे हैं। बिल्कुल। हमें हर किसी को संरक्षण देना है, हर किसी को सेव करना है, हुँ, हर किसी के जीवन की एक वैल्यू है। हुँ, तो आप धीरे-धीरे प्रकृति के हर तत्व से जुड़ने लगते हो, आप पेड़-पौधे से जुड़ने लगते हो, आप फूल से जुड़ने लगते हो, बटरफ्लाई से, बर्ड से जुड़ने लगते हो। और मेरा जो पसंदीदा जो जॉनर है, वो है वाइल्ड लाइफ़। वाइल्ड लाइफ। मुझे जीव-जंतुओं से बहुत प्रेम है, प्रकृति से बहुत प्रेम है, और लैंडस्केप पर मेरा बहुत ध्यान जाता है। मुझे अच्छा। बादल बहुत पसंद हैं, हाँ, हाँ। और बादल के साथ अगर पर्वत दिख जाएँ, और साथ में उसमें वाटर बॉडी कोई दिख हुँ, जाए, तो हुँ, हुँ। बहुत, और उसमें कोई अगर मान लीजिए कोई बर्ड्स दिख जाएँ, कोई भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी आप करती हैं, हुँ, तो ऐसी कोई फ़ोटोग्राफ़ी है जो मतलब पब्लिक लेवल तक जी। गई है और लोगों ने उसे देखा है, सराहा है? कोई जैसे जी। एग्ज़िबिशन्स होते हैं, जी, जी, जी। फ़ोटो के, फ़ोटोशॉप्स होते हैं, तो क्या वैसा कुछ आपकी फ़ोटोज़? जी, धीरे-धीरे ये शौक जब बढ़ने लगा, तो अमेचर फ़ोटोग्राफ़ी से फिर मैंने धीरे-धीरे प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी मैंने करना शुरू किया। जी, और वैसे तो कई सारे एग्ज़िबिशन्स लगे हैं, मतलब एनआईटी के क्लिक क्लब की ओर से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे भी कई सारी प्रदर्शनी से जुड़ी हूँ।
और भिलाई स्टील प्लांट की जो प्रदर्शनी है उसमें भी मेरी जो फोटोग्राफी उसे सराही गई है। जी। इसके अलावा मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानती हूँ वो है गणेश चतुर्थी के समय मैंने एक फोटोग्राफी की थी और मुझे पता नहीं था मैंने उसको फोटोग्राफी को मैंने मैंने उस पूरे फोटो को मैंने हमारे न्यूज़ रूम आकाशवाणी की न्यूज़ रूम को दिया जी। और आकाशवाणी की न्यूज़ रूम ने उसे छत्तीसगढ़ के न्यूज़ ऑन एयर के पोर्टल में डाला अच्छा। और वहाँ से फिर दिल्ली वो पहुँची। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो से वो फ़ोटो पब्लिश हुई। उसके बाद उस फ़ोटो को पीएमओ पोर्टल में लगाया गया। वाह! प्रधानमंत्री के पीएमओ रिपोर्ट में जी। कोई फ़ोटो का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बहुत उपलब्धि बड़ी। होती है। जी। और आपको बताऊँ कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। अच्छा। मैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए जब मैं रायपुर के जो संजय गांधी चौक में रेलवे स्टेशन के पास वहाँ पहुँची, तो मैंने देखा एक पंडाल में जिसका मैंने फ़ोटो लिया था, हुँ। उसके पंडाल के बाहर मेरी ही फ़ोटो का बहुत बड़ा-सा बैनर लगा हुआ था वाह! और उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धि बताते हुए कि हमारी इस फ़ोटो को देखिए प्रधानमंत्री के पोर्टल में लगाइए। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अरे ये तो मैंने खींची है। हैरानी, खुशी मतलब एक मिला-जुला बहुत इमोशन आने लगा होगा। एकदम और मुझे ऐसा लगा कि बाप रे! मेरी फ़ोटो वहाँ पहुँच गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और फिर मैंने तलाशना चालू किया, तो मैंने देखा मेरी फ़ोटो है उसमें कई लोगों के कई लाखों में उसमें कमेंट्स और वो था प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जी। उस पर केंद्रित था जिसमें गणेश जी विराजमान थे और उनके आजू-बाजू जो मूषक दल होते हैं, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। तो मूषक दल किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में अच्छा। डस्टबिन जी, जी, जी। सफाई का संदेश दे रहे थे संदेश, वो। हाँ, हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के इस योजना को उनके मूषक दल गणेश जी के मूषक दलों ने किस तरह लोगों तक पहुँचाई। पहुँचे। और ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है और आकाशवाणी की दिल्ली और रायपुर छत्तीसगढ़ जो रायपुर का जो वेब पोर्टल है उसमें आप मेरी बहुत फ़ोटो देख सकती हैं। मेरे फ़ोटो बहुत पब्लिश हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो से। वाह! ये मतलब कहते हैं ना हर काम को आप शिद्दत से करती हैं और वो जो शिद्दत, वो जो लगन है ना वो आपको वहाँ तक लेकर जाता है। अभी तक जितनी भी आपसे बातचीत हुई है उस दौरान हम यही देख रहे हैं कि अम, महिलाएँ जो करती हैं ख़ास तौर पर अपनी जो है ना इच्छाओं को मारना, हुँ, हुँ। आपने हर इच्छा को उजागर भी किया है, उस पे बिल्कुल, काम भी किया है, उसको पॉलिश भी किया है और शिद्दत से आगे बढ़ते हुए आप यहाँ तक पहुँची हैं। बिल्कुल। अ, आपने फ़ोटो की बात की, बहुत लाइक्स और कमेंट की बात की। सोशल मीडिया पे भी आप उतनी ही एक्टिव हैं जितनी आज की हमारी यूथ होते हैं। मतलब बोलते हैं ना कदम से कदम जी, मिलाकर हम भी बिल्कुल, चल रहे हैं बिल्कुल। यूथ के साथ। सोशल मीडिया पे कैसे आप एक्टिव हुईं? कब से ऐसा ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ? क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? कैसा लग रहा है? देखिए सोशल मीडिया में मैं सच कहूँ बहुत ही मतलब फ्रैंकली कह रही हूँ, मुझे कभी पसंद नहीं आता था कि मेरी फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पे आए। इनफैक्ट मेरे पतिदेव को हिदायत रहती थी कि मेरी कोई भी फ़ोटो नहीं आनी चाहिए। पर धीरे-धीरे मैंने देखा कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये जी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है और इसका सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना और चूँकि आप मीडिया से हैं, आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। हुँ, आप दूसरों के लिए एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि नहीं इसे अवॉइड करना ठीक नहीं है क्योंकि हमें समय के साथ चलना होगा। जी, तो मैंने फिर 2016 में मैंने अपना एफबी का अकाउंट बनाया। जी, अब मैं इंस्टा में भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ क्योंकि अब हमारे समय की ज़रूरत है, जी, हमें अपडेट भी रहना है। बिल्कुल। तो मेरे अकाउंट्स हैं उसमें। तो उस पर मैं एक्टिव हूँ और समय-समय पर अपनी फ़ोटोग्राफ़ी, अपनी जो भी मैं नया कुछ करती हूँ, जी, उसके बारे में मैं अपने फैन्स, फ़ॉलोअर्स को उसकी बताते हैं। जानकारी देती रहती हूँ। टूरिज़्म का भी आपको शौक है, जी। घूमना पसंद है आपको क्योंकि हमने फ़ेसबुक के और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, आप बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती हैं। तो इसके बारे में आप बताएँ कि घूमना सचमुच आपका शौक है या एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य हुँ, से, हुँ। किस उद्देश्य से आप सिर्फ़ अपने लिए घूमती हैं या लोगों के लिए भी घूमती हैं? नहीं, सच बता रही हूँ कि पहले तो मैं सिर्फ़ अपने लिए घूमती थी। जी, जब एक तो घूमने का और अलग-अलग नई-नई चीज़ों को जानने का, अलग-अलग संस्कृतियों को परखने का, लोगों के खान-पान, उनकी वेशभूषाएँ, उनके आचार-व्यवहार, संस्कार, जी, इन सबको देखने का एक अवसर मिलता है जब हम भ्रमण करते हैं। जी, कहते हैं ना कि भ्रमण आपको बहुत सारे अनुभव देता है बिल्कुल। और जब मैंने शुरू में तो ऐसे ही जैसे हम मस्ती करते हैं, घूमते हैं, हाँ, वैसा वैसा ही घूमती थी अपनी फैमिली के साथ।
लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि इसमें कितना कितना कुछ है। हम अगर हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हम अगर घूमते हैं तो हम देखते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी दूर में हमारी जो भारत की जो एक संस्कृति है, जिसमें विविधता है जी। और संस्कृति है और हमारे जो लोक जीवन है, इन सभी चीज़ों में कितना अंतर आ जाता है हर 10-15 किलोमीटर के अंदर। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया, क्योंकि मेरा फील्ड भी ऐसा है कि हर चीज़ों की जानकारी मुझे होनी चाहिए। हुँ। धीरे धीरे ये शौक जो है थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ने लगा और इस चीज़ को मैं और दूसरे ढंग से भी इंजॉय करने लगी। मुझे लगा कि ऐसी कई चीज़ें हैं, कई जगह हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जी। जैसे मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, हुँ। जिन पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। हुँ। आज भी लोग अगर बात करें तो लोग शिमला, ऊटी, बिल्कुल, मसूरी, है ना, घूमने इसकी के बात लिए करते हाँ। हैं। हिल स्टेशंस हुँ, या फिर अब्रॉड, हाँ, बहुत आगे सोचे तो अब्रॉड बिल्कुल, सोचेंगे, लेकिन अपने आस-पास क्या है, हाँ, ये जानने की जिज्ञासा जो एक होती है हुँ, लोगों में वो कम है और वो प्रेरित होती है आपके ब्लॉग्स देखकर, ब्लॉगर भी हैं आप। जी, जी। तो इस तरह से पहले तो मैं खुद के लिए घूमती थी, लेकिन जी, अब जब घूमती हूँ तब दूसरों का भी ध्यान रखती हूँ। तो ये कोशिश करती हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा मैं उन्हें कई बार लाइव बताती हूँ, जी। कई बार लिखती हूँ हुँ, और हर छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे सरोदा दादर है। हुँ, हुँ, वो बहुत सुंदर स्पॉट है, जी, मेन पार्ट है, जी, बहुत खूबसूरत स्पॉट है। हाँ, इस तरह कांकेर जैसे एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा लोग जिस साइड नहीं जाते हैं। बस्तर एरिया है हुँ, जहाँ बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे सुंदर सीनिक ब्यूटी की चीज़ें हैं हुँ, वहाँ। हुँ, तो वहाँ का जो कल्चर है हुँ, हमारे हुँ, वहाँ पर्टिकुलर जो स्थानीय कल्चर है, वहाँ की जो कलाएँ हैं, जी, लोक बस्तरिया कलाएँ आर्ट, हैं, हाँ, हाँ, अलग-अलग टाइप के आर्ट, तो इतनी चीज़ें, हम इतने समृद्ध हैं संस्कृति की दृष्टि से, लोक जीवन की दृष्टि से, हुँ, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। मिले, हाँ, तो इस पर्पज़ से फिर मैंने धीरे-धीरे चीज़ों को लिखना भी चालू किया। जब मैं लिखने लगी, तो मेरे जो ब्लॉग्स हैं, वो पेपर में भी आने लगे। जी, कई बार लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैडम इस पर लिखिएगा, लिखिए, आप हाँ, घूम के आई हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे अच्छे ब्लॉग्स को पर्यटन विभाग ने, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने, उन्होंने भी लिया है, उन्होंने भी साझा किया है अपने। जी, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग भी इसे देखते हैं, पसंद करते हैं और जब वो वहाँ से घूम के आते हैं तो उनको पूरी जानकारी मेरे पोस्ट से मिल जाती जी। है और वापस आकर मुझे बताते हैं कि हमने इस जगह का भ्रमण किया और बहुत एन्जॉय किए। वाह! सचमुच बहुत अच्छी बात है ये। हमने आपके अब क्योंकि ब्लॉग और सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो हमने देखा है आप, मुझे लगता है कि बागवानी का भी शौक रखती जी, हैं। जी, जी। तो घर पे आप वो करती हैं, आपने उसपे भी कुछ कोर्स किया है क्या? क्योंकि हम जो भी बातें कर रहे हैं, सब में कोर्स निकल कर जी, आ रहा जी, है। जी, तो घर पे गार्डन है, आप उसपे जी। भी बहुत तरह-तरह के फूल आपने लगाए हैं, उसकी देख-रेख स्वयं जी, जी, करती जी। हैं? नहीं, स्वयं अकेले तो करना संभव नहीं होता है कुछ भी। माली भी रहते हैं, हुँ, हुँ। हमारे पतिदेव का गाइडेंस भी रहता है। ये है कि नेचर, चूँकि नेचर से जुड़ी हूँ मैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें मैं ग्रो कर सकूँ हुँ, हुँ। कि हम देखिए रोज़ाना की ज़िंदगी में कितनी मिलावट की बिल्कुल, सब्जियाँ खा रहे हैं, कितना हाँ। केमिकल, कितना पेस्टिसाइड हुँ, यूज़ होता हुँ, है। हुँ। तो हम कम से कम हमारी 2 सब्ज़ी, 3 सब्ज़ी अगर घर से निकल आए, तो कितना अच्छा हो, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें। तो इसलिए मैं घर पे ही जो बोलते हैं ना वर्मी कंपोस्ट या बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक, तरीके से, हाँ, हाँ, हाँ। वो उस तरीके से मैं कुछ वेजिटेबल्स मैं खुद अपनी देख-रेख में कई बार खुद लगाती हूँ हुँ, हुँ। और सब्जियाँ हैं, फल हैं, जी। तो इससे काफ़ी अच्छी तादाद में, माने पर्याप्त मात्रा में मुझे मिल जाती हैं। हुँ, हुँ। तो इस तरह बागवानी का है और नहीं, इसमें कोई कोर्स नहीं किया है भाई। मैंने, हाँ, मैंने इस पे भी लिखा है और आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब मैं क्लास 9th में थी, तब मैंने नवभारत में जो बागवानी विशेषांक होता था, जी, मैंने उसमें गर्मियों में किस तरह से अपने पेड़-पौधों की देखभाल करें और जी। किस तरह से बागवानी करें। हुँ, हुँ। मैंने 13-14 साल की उम्र में ऐसा आर्टिकल लिखा था। लिखा था और वो बीज क्योंकि 13-14 साल की उम्र में हृदय में वो बस चुका था, जी, वो अब जी। आकर के एक बागवानी के तौर पर सामने हम देख रहे हैं। जी, जी। बहुत सारे शौक हैं आपके और मुझे एक जिंदा दिल पर्सनालिटी जिसे कहते हैं ना, आपसे मिलकर बिल्कुल वैसा लग रहा है कि हर एक शौक को पूरा करना और जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल लगन से जी, उन चीज़ों को पूरा करना और सीखने की जो एक इच्छा है ना, वो बिल्कुल। वो हमेशा इंसान के अंदर होनी चाहिए। वो क्योंकि आप में है, इसलिए आप हर क्षेत्र में आप जहाँ कदम रखती हैं वो
एक सफलता की और एक अलग ही मुकाम की ओर आपको ले जाता है। हाल ही में आपने चक्रधर समारोह में जी प्रस्तुति दी है। जी। इसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि क्या ये आपकी पहली प्रस्तुति थी, और या फिर आप पहले से भी जुड़ी हैं, क्योंकि आप रायगढ़ से हैं, इसलिए मेरे जहन में ये सवाल आया। जी जी। देखिए, चक्रधर समारोह एक बहुत ही भव्य और गरिमामय आयोजन होता रहा है। और जब मैं 14 साल की थी, क्लास 9th में थी, तब मेरी पहली प्रस्तुति यहाँ हुई थी। और उस समय केयूर भूषण जी सांसद थे। जी और हमारे जो गुरु हैं ठाकुर वेदमणि सिंह जी, ठाकुर मनहर सिंह जी, निमाई चरण पंडा जी, इन सब के सानिध्य में मेरी तैयारी हो रही थी। और हम लोग कह सकते हैं कि हम बुनियाद के पत्थर हैं, नींव के पत्थर हैं। हाँ। आज हम जिस रूप में चक्रधर समारोह का भव्य रूप देख रहे हैं, ये उसी का ही एक बड़ा स्वरूप है। और बहुत ही मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि इतने सालों के बाद मुझे अपने गुरुजी पंडित परितोष मोहनकर जी के साथ वोकल सपोर्ट में मुझे यहाँ मौका मिला शिरकत करने का, और अभिभूत हूँ मैं। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं पंडित परितोष मोहनकर जी, उनका जो थॉट है कि स्टूडेंट्स को भी साथ में लेकर चलना, जी तो ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि गुरु जो हैं वो स्वयं तो बच्चों को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लेकिन मंचीय प्रदर्शन में शिष्यों को बहुत मौका नहीं मिलता है, नहीं एक समय के बाद हाँ, मिलता है। हाँ, लेकिन उनका मानना है कि शिष्यों को भी मंचीय प्रदर्शन में आना चाहिए, बिल्कुल और वो साथ में हमें बिठाते हैं ताकि हम मंच के जो टेक्निक्स हैं उसे समझ सकें। समझ सकते। और मैंने उनके साथ खैरागढ़ महोत्सव में प्रस्तुतिकरण दिया, आईसीसीआर पुणे में प्रस्तुतिकरण दिया, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी रायपुर, वहाँ पे जी। प्रस्तुतिकरण दिया, रोटरी क्लब रायगढ़ में प्रस्तुतिकरण दिया, और अब चक्रधर समारोह में मैं उनके साथ थी। 14 वर्ष की बच्ची से आज वर्तमान में आप वहाँ हैं, इतने साल का यहाँ भी गैप, और वही खूबसूरती जो 14 वर्ष की बच्ची में थी, और आज जो आपने चक्रधर समारोह में प्रस्तुति दी। मतलब कहते हैं ना, जुड़े रहो किसी चीज़ से तो वो बिखराव नहीं रहता, वो बिल्कुल सिमट जाता है। बिल्कुल। तो वो आपने समेटे रखी है अपनी प्रतिभा को और अपने हुनर को, इसीलिए इतने साल के गैप के बाद भी वही ताजगी है आपके प्रस्तुतियों में। गोपा जी, क्योंकि आप शास्त्रीय गायन भी करती हैं और लोकगीत तो हमने सुना, जी कुछ हम शास्त्रीय गायन भी आपसे सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। मैं गुजरी तोड़ी पेश कर रही हूँ, जी 2 लाइन पेश करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। ये मेरे गुरुजी की बंदिश है, उनका कंपोज किया हुआ है गुजरी तोड़ी में। लागी लागी रे मोरे पिया, लागी लागी रे मोरे पिया, लागी लागी रे मोरे पिया, मन लाग्यो रे, संग चलो मन के द्वारे, लागी लागी रे मोरे पिया, लागे लागे रे मोरे पिया, तुम संग प्रीत लगा के रसिया, तुम संग प्रीत लगा के रसिया, सास ननद मोहे देंगे गारे, लागे लागे रे मोरे पिया, लागे लागे रे, लागे लागे रे, लागे लागे रे। जितना सुंदर कंपोजिशन है और उतनी ही सुंदर आपकी गायकी, बहुत अच्छा लगा गोपा जी। हमें आपसे बात करके, आपसे चर्चा करके, अंत में हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ संदेश दें, और कुछ तो संदेश रेडियो धूम 89.6 की ओर से जाना चाहिए हमारे श्रोताओं को, बहुत गौर से सुन रहे हैं आपको, आपके जीवन की पूरी जर्नी को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए, आपको जो भी करने का मन हो उसे बिल्कुल आज ही उसका निर्णय लीजिए कि हमें ये करना है, और पूरी तत्परता के साथ जुट जाएं। और अगर किसी के मन में, खासकर मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कुछ भी करने की इच्छा है तो उसकी शुरुआत कर दीजिए, बिना देरी किए। बिना देरी किए। बिल्कुल। गोपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए, और हमें आपका इतना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जया जी।
और रेडियो धूम के सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा।